नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर तथा LTGICM जहाँ कहीं भी जीएस संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 30 हल करने जा रहे हैं। इसके पहले 29 प्रैक्टिस सेट परीक्षा पैटर्न के सिलेबस के अनुसार हल कर चुके हैं। आप सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ये सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का प्रश्न संख्या 1। इसके पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि फर्स्ट पेपर के साथ साथ यूजीसी नेट सेकेंड पेपर, UPHSC सेकेंड पेपर हिंदी का जो पेपर है उसका भी यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। इस समय उसमें कहानियों का वाचन किया जा रहा है। जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर सेकेंड हिंदी में और असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी में जो कहानियाँ लगी हैं उसका वाचन यहाँ पे विस्तार पूर्वक किया जा रहा है। जो हिंदी के लोग हों वीडियो को अवश्य देखें ताकि जो भी वहाँ से प्रश्न बने वह आप उसको सही कर सकें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो डाली जाए वह आप तक पहुंच सके। हम लोग प्रारंभ करते हैं आज प्रश्न संख्या 1। यह प्रैक्टिस सेट 30 है, जिसका प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प है उसी का उत्तर मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि चारों विकल्प बोलने में समय ज़्यादा लगता है और हम लोगों को कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। और इसमें फर्स्ट पेपर में आपको कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकेंड पेपर में 70 प्रश्न, यानी पेपर एक ही होता है जिसमें कि 30 प्रश्न पहले जीएस के होते हैं। उसके बाद 31 से लेके 70 प्रश्न तक आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो भी सब्जेक्ट होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं 30 प्रश्नों के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू में पहुँचने के लिए और इंटरव्यू में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको इग्नोर करके, बहुत मुश्किल है कि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं, इसलिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहले का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज। 1 मिनट, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज। सॉरी, मैं देखिए क्या तो कहने जा रहा था, भूल गया। चलिए आगे याद आएगा तो फिर बताएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यास, चिनाब, सतलज और यमुना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि सर साफ़ नहीं दिख रहा है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप अपने वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ा से बढ़ा लें। कुछ लोग 140 पे देखने लगते हैं तो इसलिए वीडियो साफ़ नहीं दिखती है। तो वीडियो का थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे और सेटिंग में इस साइड राइट साइड से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे वो दिया रहता है, उसको आप 240 या 370 के लगभग करके देखेंगे तो एकदम साफ आएगा। और वीडियो मैं पूरा एकदम HD क्वालिटी में मैं अपलोड करता हूं ताकि जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो ना साफ दिखने का मेन कारण यही होगा कि आपकी क्वालिटी लो होगी। क्वालिटी, अपने वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए मोबाइल में, वो साफ दिखने लगेगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 3 है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्न में से सही क्रम कौन सा होगा। तो देखिए, उत्तर दक्षिण आप लोग को पता होगा, मानचित्र में ऊपर जो होती है वह उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण, इस साइड पूर्व और इस साइड पश्चिम। तो ये बता रहा है कि उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे उत्तरी छोर पे श्योक, जास्कर, फिर उसके बाद स्पीति, फिर सतलज। तो उत्तर से श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज ये नदियां प्रवाहित उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि 2 सूची दी गई है और इनको कूट की सहायता से इसका मिलान करना है। सूची 1 में है जलप्रपात और सूची 2 में है नदी। तो आइए हम लोग मिलाते हैं। इसमें देखिए, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर ये नदी है, यानी कि दूध सागर जो जलप्रपात बना है वो मांडवी नदी पे, ए का 4। और फिर है डुडुमा जलप्रपात, ये मच्छकुंड नदी पे बना है, बी का 2। गोकाक जलप्रपात जो है वह बना है घाट प्रभा नदी पे, सी का 1। और जोग जो प्रपात है, जलप्रपात है, वह बना है शरावती नदी पे, डी का 3। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, मैं थोड़ा से व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा से हमें भी कुछ जल्दी है और वीडियो अपलोड करना ज़रूरी था। प्रश्न संख्या 5 है, एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न समूहों में विभाजित करता है, फिर वह प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है, वह क्या कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 5 का क्या रहा है, रिसर्च से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप जब समझेंगे तभी उसके बाद इसका उत्तर दे पाएंगे। कह रहा कि एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न समूहों में विभाजित करता है, यानी पॉपुलेशन जो है उसको विभिन्न समूहों में, समूह 1 2 3 4 ऐसे करके उसको विभाजित करता है, फिर वह प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है, वह क्या कहलाता है। जो पॉपुलेशन जो लेता है जनसंख्या, उसको समूहों में बांटता है, फिर उसमें जो आकार होते हैं उन आकार को क्या कहा जाता है, यहाँ पे यह पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा नमूना चयन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता है। तो जो हम अनुसंधान की जो योजना बनाते हैं उसकी मुख्य विशेषता क्या, उन विशेषताओं को यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियमों का निर्धारण करना। ये होता है नियमों का निर्धारण करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, सात नंबर प्रश्न, जो प्रश्न संभावित उत्तरों से संयोजित करके लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन निर्देशक प्रश्न। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो प्रश्न संभावित उत्तरों से संयोजित करके लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं निर्देशक प्रश्न।
और नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर का प्रश्न, निम्न में से क्या प्रकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं शब्द को याद रखिएगा। प्रकल्पना शब्द ये रिसर्च में एक शब्द आपको देखने को मिलता है कि निम्न में से क्या प्रकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कल्पनीय होना चाहिए। कल्पनीय नहीं, कल्पनीय, यहाँ पे आ की जो ये मात्रा है ये नहीं होनी चाहिए, गलत है। यह कल्पनीय होनी चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। प्रश्न है, बड़ा नहीं थोड़ा लंबा है इसलिए कट रहा है इधर। 9 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो यह संविधान से प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो यह अधिकार है विविध के समान संरक्षण का अधिकार, यानी जो संरक्षण है वह सभी लोगों के लिए है। विविध के समान संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, भारत में निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। ये सभी शक्तियों को क्या करता है, निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत बना रहेगा, यानी कब तक यह ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026 तक यह यथावत बना रहेगा, जो राज्यवार जो सीटों का जो आवंटन है। और यह कब से चला आ रहा है, तो 1971 से आ रहा है। 2026 के बाद इसमें कुछ फेरबदल हो सकती है, लेकिन 26 के पहले यह जैसे है तैसे बना रहेगा, राज्यवार जो सीटों की जो संख्या है लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, 12 नंबर का प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो यह किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, ये थोड़ा सा हमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, तो अभी हम देख लेंगे तो बता देंगे बाद में। फिलहाल इसका उत्तर तो एक कंफर्म है कि बी इसका उत्तर होगा, लेकिन थोड़ा सा उत्तर में हमें कुछ हो है। उत्तर तो बी है, लेकिन सेंटेंस थोड़ा बैठ नहीं रहा है, देखकर इसको बाद में बता देंगे। लेकिन इसका सही उत्तर बी होगा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि वह जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा के सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, अगर किसी प्रकार का अगर उसके खिलाफ अगर कोई वो हो और उसके जो सदस्य हैं उनके द्वारा अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो वह उसके पद से पूर्व भी वहाँ से उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13,
1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट जो कंटिन्यू लोग कर रहे होंगे उनको पीछे भी ये प्रश्न देखने को मिला होगा कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो यह बांकीपुर जेल, ऑप्शन ए, ये बांकीपुर जेल में उनको कैद करके रखा गया था 1942 के आंदोलन में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो थी वह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की जा रही थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन के साथ। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अंसारी ने। सही उत्तर हो जाएगा डी। नेहरू रिपोर्ट की अंतरिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न संख्या 17। तो यह इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18। भारत की राजकोषीय नीति में निम्न में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो नहीं शब्द को आप लोग ध्यान दीजिए। मैं बार बार नहीं पे इसलिए मैं जोर देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है कि यस या नो में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं दे पाते कि वह सत्य पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है, और तुरंत पटाख दे जहाँ उत्तर देखे तुरंत उसका टिक कर देते हैं उसको, और बाद में समझ में आता है कि भाई ये तो प्रश्न गलत हो गया। तो इसलिए नहीं शब्द पे ध्यान दीजिए। प्रश्न चाहे कितना हो, इजी हो या कठिन हो, पूरे प्रश्न को पढ़ना चाहिए, अंतिम तक आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए और वो देखिए कि उसमें कह क्या रहा है। कभी कभी तो ये होता है कि प्रश्न बहुत लंबा होता है लेकिन उत्तर उसका उसी में छुपा होता है, और प्रश्न ही हम देख करके छोड़ दे रहे भाई ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, समझ में नहीं आ रहा। तो प्रश्न को आप एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसके बाद तो उसका आंसर दीजिए। अगर लगे कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा तो वास्तव में अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसको छोड़ दीजिए, अन्यथा आप उसको कर लीजिए। और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो यहाँ पे आपको पूरे प्रश्न को पढ़ के इत्मीनान से सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 18 है कि भारत की राजकोषीय नीति में निम्न में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता। देखिए कीमत थोड़ा गलत शब्द लिखा है, की से छोटी होनी चाहिए। संपत्ति व आय का न्यायोचित वितरण, ये तीनों है, जबकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय यह शामिल नहीं है। भारत की राजकोषीय नीति में कौन शामिल नहीं है उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय यह शामिल नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है?
तो मुख्य साधन है भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला, यानी किसी भी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण साधनों में है वह रेलवे है। भाई कोई भी पार्सल अगर कहीं से मंगाना होता है तो रेलवे के द्वारा ही तो आप यहाँ से वहाँ कोई सामान लाते हैं, मालगाड़ी के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है, यानी जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुसार अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों का अनुपात पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो यह साइंस के प्रश्न, फिजिक्स के प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलते हैं, कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखें। इसमें पूछा कि सदिश राशि नहीं है तो विस्थापन, ऑप्शन ए, विस्थापन जो है वह सदिश राशि नहीं है, जबकि वेग, बल, आयरन ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं, जबकि विस्थापन सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि में गिनी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क जो होता है उस पे आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये कंप्यूटर संबंधित प्रश्न आईसीटी के अंतर्गत आपसे देखिए, केवीएस का जो इस समय जो प्रश्न पत्र जो सिलेबस जो लगा है इस बार उसमें चेंज हुआ है, तो वहाँ पे आपको आईसीटी से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। और पहले आईसीटी नहीं थी लेकिन इस बार से उसमें कंप्यूटर जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से आपको जहाँ पर भी जीएस संबंधी जो प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे उसमें करेंट होगा या फिर जीएस के हिस्ट्री के होंगे, जियोग्राफी के होंगे, संविधान के होंगे या कंप्यूटर के होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, तो यहाँ पे सभी मिक्सचर प्रश्न हैं। आपको हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके पहले जो लोग कंटिन्यू मेरे इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे होंगे और उत्तराखंड में नहीं सॉरी हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें फर्स्ट पेपर में 50 या 100 क्वेश्चन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है कि पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं पूरा हल करवाया। इसी चैनल पे हल पेपर वो पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे आपको यहाँ से जितने भी करंट उसमें पूछे गए थे सारे आपको यहीं से करंट मिले थे। जो लोग इस प्रश्न को शुरू से देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। करंट भी मिलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान के प्रश्न भी मिलते हैं और कंप्यूटर के भी प्रश्न, इकोनॉमिक्स के सभी प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पे सम्मिलित रूप होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसी के सिलेबस के अनुसार है, लेकिन प्रश्न यहाँ से सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और मिले भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 जो कंप्यूटर से प्रश्न कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में स्थित है? तो 24 का सही उत्तर
ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में अभी हाल ही में संपन्न चुनाव वहाँ पे संपन्न हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि वहाँ पे किस दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और टोटल सीटों की संख्या वहाँ पे कितनी है विधानसभा, गुजरात विधानसभा में टोटल जो वहाँ पे सीट है वह कितनी है और किस राज्य को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। एक करंट का भी लेटेस्ट अभी एग्जाम वहाँ पे चुनाव हुआ है और अब को मिलागा। हालांकि जो इससे पिछला जो पेपर जो मेरा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 29 या 28, शायद 29 में ही आपको मैं डिटेल में वहाँ पे मैं बताया हूँ। तो आप अगर जो लोग वीडियो को ना देखे हों देख सकते हैं। और आप कहीं से भी ढूंढिएगा, गूगल करिएगा, अन्यथा जो भी देखिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करके बताइए कि वहाँ पे टोटल कितनी सीटें और किस दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे 24 का सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25। भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया। तो भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक जो खोला गया वह दिल्ली में खोला गया है। और दिल्ली में आप जान सकते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार है। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के द्वारा महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। और इसमें जो क्लिनिक का जो एक है, यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में, कर्मचारी के रूप में होंगी। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है। अभी तक ऐसा किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है महिला मोहल्ला क्लिनिक का। तो यह अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26। पहली बार पक्षियों की गिनती किस राज्य ने शुरू की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि फर्स्ट टाइम पक्षियों की गिनती किस राज्य ने शुरू की है। प्रश्न संख्या 26। तो यह शुरू की है नागालैंड। ऑप्शन सी नागालैंड ने। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ की राज्यपाल कौन है। देखिए, स्पेस देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं स्पेस इसलिए देता हूँ कि आप थोड़ा से ढूंढिए, थोड़ा आप खोजने का प्रयास करिए। खोजू होना बहुत ही आवश्यक है। आप अगर एक प्रश्न खोजेंगे तो आपको 2-3 प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो ढूंढने का प्रयास करिए, गूगल करिए, बुक देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप अगर जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको पढ़ना अति आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि पढ़ना क्या है ये महत्वपूर्ण से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। किताबें सबके पास होती हैं, बुक सबके पास होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पूरी की पूरी किताब पढ़ जाते हैं। और ये जान लीजिए कि ज़्यादा पढ़ने वाला ही फेल होता है। सब लोग कहेंगे सर बहुत गलत बात बता रहे हैं, तो मैं सही बता दूं कि ज़्यादा जो पढ़ने वाला होता है वही फेल होता है। पूरी रत्तू टोटा की तरह आप किताब पूरे रट जाएंगे ये मतलब नहीं होता है। किताब में से क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ना है ये तो है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सारे चीज़ों को पढ़ने से आप लोग बचिए और कम समय में बेहतरीन तैयारी करने का प्रयास करिए। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। आप लोग इसको देखिएगा, गूगल वगैरह में मिल जाएगा। मैं बता तो देता यहाँ पे, लेकिन मेरे छोड़ने का बस यही मतलब है कि आप ढूंढिए उसको कि नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ की राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर। यह महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैरोबी में। अब इसका फुल फॉर्म यूएनईपी का क्या होगा मैं बता दूं कि आप लोग बताएंगे? चलिए आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूँ, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा यूएनईपी। हालांकि ये जो आप लोग जो पीछे का जो वीडियो अगर मेरा आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे सारे प्रश्न बताए गए हैं और एक पूछे भी गए हैं प्रश्न में कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आप अगर ना देखे हो तो पिछले वीडियो को आप अवश्य देखिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है और आज की प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम शब्द थोड़ा सा उटपटांग है। एम्स्टर्डम में स्थित है क्या? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 30 में कुल 30 प्रश्नों को हल किए। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट डाले गए हैं मैं आप लोगों से बार बार इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग आपको कोचिंग भी दे रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन बहुत जगह आप देखे होंगे कि बस टाइम पास होती है। इसी 30 प्रश्नों को पढ़ाने के लिए वो लोग 1 घंटे 1.5 घंटे तक लेके चले जाते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस आपको टू द पॉइंट, फालतू की बकवास ना करते हुए बस प्रश्न और उत्तर, और जिसकी समस्या अगर समझ में आ रही है कि नहीं इसकी व्याख्या जरूरी है तो व्याख्या की जा रही है। तो कम समय में आपको सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया जा रहा है, इसलिए आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।